तो स्टार्ट दैट इज बायोंसी एंड फ्लोटेशन। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो ऑब्जेक्ट हम लोग अगर किसी फ्लूइड के अंदर डाल रहे हैं तो दे विल एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ फोर्स, उन पे कोई फोर्स लगेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। उससे रिलेटेड जो भी टेक्निकल टर्म्स है वो हम लोग यहाँ पढ़ने, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स है कि बायोंसी, ठीक है, सेंटर ऑफ बायोंसी, मेटा सेंटर, मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है, फिर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो ये कुछ एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया है अपनी आईएएस के हिसाब से, गेट के हिसाब से, ठीक है। तुम्हारा मेन जो एग्जाम्स होते हैं उनके हिसाब से तो होगी, ठीक है, उनमें तो न्यूमेरिकल आएंगे इसके। बाकी लॉजिकल, ये मेन लॉजिक्स हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के जो कि बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज बायोंसी, कि व्हाट इज बायोंसी। आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, जो सीबीएसई से उन लोगों ने तो पढ़ा होगा, आरबीसी से अगर तुम लोग हो तो तुमको थोड़ा हो सकता है कि दिक्कत है, इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते थे, मुझे नहीं पता, ठीक है। सो बायोंसी क्या होता है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन वाटर एन अपवर्ड फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी। हम अगर पानी के अंदर किसी वस्तु को, किसी चीज को डालेंगे तो वो पानी क्या करेगा, नीचे से उस पर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। जैसे आपने देखा होगा कभी अपन जब बाथरूम में होते हैं, नहाते हैं, तो बाल्टी के अंदर अगर आप मग डालोगे तो मग एक बार में सीधा अंदर जाता नहीं है, उसको पानी क्या करता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। सिमिलरली जो डाइवर्स होते हैं, जो पानी के अंदर कूदते हैं, स्विमर्स जो होते हैं, वो कभी भी चौड़े होके नहीं कूदते, ठीक है, वो स्ट्रीमलाइन होके कूदते हैं, हाथ एकदम सामने रख के। क्यों? ताकि वो उनको वो प्रेशर कम से कम लगे, उनका एरिया कम से कम कांटेक्ट में, ठीक है। तो दैट्स व्हाई एक प्रेशर लगता है, अपवर्ड फोर्स लगता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बायोंसी बोलते हैं। दिस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी एंड इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ बायोंसी और सिंपल बायोंसी। ये जो अपवर्ड फोर्स होगा, ये वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा। मतलब कि अगर जैसे कोई इंसान पानी के अंदर कूद रहा है, ठीक है, इट इज अ स्विमिंग पूल, और कोई बंदा अंदर की तरफ कूद रहा है, तो वो क्या करेगा, कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, मतलब वहां से हटाएगा उसकी जगह से। तो जितना वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, वो ही उतना ही वेट का फोर्स लगेगा, ठीक है। अब वेट की यूनिट भी न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है ना। तो बंदा अगर अंदर कूदा और लेट से उसने 70 न्यूटन का पानी डिस्प्लेस किया, ठीक है, 70 न्यूटन वेट का उसने फ्लूइड डिस्प्लेस किया, तो वही 70 न्यूटन लोड क्या होगा, एज अ बायोंट फोर्स भी लगेगा। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सेम एज दैट, तो उसको अपन बायोंसी कहते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास दैट इज सेंटर ऑफ बायोंसी। सेंटर ऑफ बायोंसी क्या होता है? Now, it is defined as a point through which the force of buoyancy is supposed to act. ये वो पॉइंट है जहां से हमारी बायोन फोर्स लगेगा, ठीक है। As the force of buoyancy in a vertical force, as the force of buoyancy is a vertical force, vertical force है buoyancy force, क्योंकि नीचे से लगेगा वो, ठीक है, क्योंकि पानी लगा रहा है, and is equal to the weight of fluid displaced by the body, और वो क्या होगा, उसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो उसकी सीजी होगी, या यू कैन से द सेंटर ऑफ बायोंसी विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। जो भी फ्लूइड आपका डिस्प्लेस हुआ है उसका जो सेंटर होगा, इमेजिनरी जो सेंटर है, ठीक है, वो ही सेंटर ऑफ बायोंसी कहलाएगा, ठीक है ना। इस लाइन को फिर से समझना तुम लोग क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि ये वो पॉइंट है जहां से आपको बायोन फोर्स लगेगा, और इस पॉइंट को उन्होंने कैसे डिफाइन किया है, उन्होंने बोला है कि इट इज अ वर्टिकल फोर्स एंड इफ इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, और अगर वो वेट ऑफ फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ है उसके इक्वल है, तो जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है ना, जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ होगा उसका भी कोई सीजी रहा होगा, उस सीजी से ये फोर्स लगने वाला है, दैट इज सेंटर ऑफ बायोंसी, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उससे तुमको समझ में आ जाएगा। ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ना। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, यहाँ से 4.1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड एंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायोंसी। अपन को एक तो निकालना है वॉल्यूम जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका, और सेंटर ऑफ बायोंसी निकालना है इस वुडन ब्लॉक का, जिसकी विड्थ है 2.5, ऐसे विड्थ दे रखी है 2.5, ठीक है, और उसकी डेप्थ दे रखी है 1.5। व्हेन इट फ्लोट्स हॉरिजॉन्टली इन वाटर, फ्लोट कर रहा है, डूबा हुआ नहीं है, ठीक है, इट इज फ्लोटिंग, इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। The density of wooden block is 650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब and its length is 6 मीटर, अंदर की तरफ ये 6 मीटर लंबा है, ठीक है। और ध्यान रखना हमको वॉल्यूम निकालना है और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायोंसी निकालना है। हमने अभी तक वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है हमने वेट से रिलेटेड पढ़ा है। हमने बोला है कि जो भी फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, उस वो किसके इक्वल है, दैट इज जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ फ्लूइड के। तो फोर्स और वेट के बारे में पढ़ा है, वॉल्यूम के बारे में नहीं पढ़ा। तो देखते हैं क्या अप्रोच रहती है ऐसा अगर हमको वॉल्यूम निकालना होता है।
नाउ विड्थ कितनी है 2.5, तो यहाँ से हम पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। बॉक्स का वॉल्यूम आगे काम आएगा अभी, ठीक है। तो हम पहले वॉल्यूम निकाल देंगे, दैट इज L into B into H, 2.5 into 1.5 into 6। नाउ वी नो द डेंसिटी, डेंसिटी इसकी दे रखी है वुडन ब्लॉक की 650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास एक वेट का फॉर्मूला था, दैट इज रो जी वी, हमने पिछले लेक्चर्स में भी इसको यूज किया है, ठीक है। एक सेकंड वेट करना, ये रहा वेट ऑफ ब्लॉक इज रो जी वी। रो हमारे पास दैट इज डेंसिटी है, वी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वॉल्यूम हमने जस्ट निकाला है ऊपर ये रहा, और ये हमारे पास इसका वेट आ जाएगा ना। दिस अब सर वेट क्यों निकाला, वेट इसने निकाला है क्योंकि अगर वेट ऑफ ब्लॉक आ गया तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस भी आ जाएगा मेरे पास, है ना, और उससे मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, समझ रहे हो बात। तो ये मेरे पास वेट ऑफ ब्लॉक आ गया ना। फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब वो फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, दैट मींस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू वेट ऑफ वुडन ब्लॉक, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, जितना पानी डिस्प्लेस किया है इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ वुडन ब्लॉक, अपने वेट जितना उसका वजन होता है उतना वो क्या करता है, पानी डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस है तो मैं इससे वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इन्होंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस डिवाइड बाय वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ये कहां से फॉर्मूला आया। अब वेट डेंसिटी तुम लोग जानते हो क्या होता है, इट इज द यूनिट वेट यू कैन से, ठीक है। और यूनिट वेट होता है हमारा वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। यूनिट वेट इज गिवन बाय वेट बाय वॉल्यूम, और हमको वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट बाय यूनिट वेट। तो ये रहा, वेट तो ऊपर हो गया और यूनिट वेट ये नीचे लिखा है, यूनिट वेट को वेट डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है, तो वेट भी उसी पानी का लेंगे, दैट इज द वाटर डिस्प्लेस, और वो कितना है 143,471, जो कि हमारा बॉक्स के वेट का इक्वल है, ठीक है। तो उसका वजन ऊपर रख दिया, और जब भी वेट डेंसिटी निकालनी होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, वेट डब्ल्यू क्या होता है, रो जी होता है, सिंपल एज दैट। हमने पहले पढ़ा स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, रो जी। तो रो हो गया हमारे पास 1000, क्योंकि यहाँ पे पानी की बात हो रही है इसलिए 1000 लिया, ना कि वुडन ब्लॉक का लिया, और 9.81 जी ले लिया। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 14.625 मीटर क्यूब। तो इतना फ्लूइड क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, ठीक है। दिस इज हाउ द वॉल्यूम ऑफ वाटर गोइंग टू बी कैलकुलेटेड। फिर से देखो, एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है इसलिए, ठीक है। एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, लकड़ी का डब्बा है, 2.5 हाइट है, 1.5 और 6 मीटर की लेंथ है। हमने इसका पहले वॉल्यूम निकाल दिया, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच से, फिर रो जीवी वाले फॉर्मूले से उसका वेट निकाल दिया। अब क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है तो उसका जितना वजन है उतने ही वजन का वो क्या करता है, पानी भी क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। दैट मींस द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, जो पानी डिस्प्लेस हुआ है वहां से बाहर निकला है उस जगह पे, क्योंकि बॉक्स आ गया है अब, वो किसके इक्वल होगा, बॉक्स के वजन के इक्वल होगा ना। हमको क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा, हमको क्वेश्चन ने पूछा कि वो जो पानी डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम बताओ, वेट मत बताओ। पर हमको पता है हम वॉल्यूम से वेट निकाल सकते हैं, कैसे, बिकॉज वी हैव यूनिट वेट स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W बाय v, दैट इज स्मॉल w इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। तो हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम को मैं इधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा मेन, दैट इज वेट डिवाइड बाय द यूनिट वेट, और यूनिट वेट हम जानते हैं, हम उसको रोजी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा वेट बाय रोजी। सिंपल एज वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस अपॉन योर रोजी, रोजी को मैंने यहाँ पे लिखा है, ये रो 1000 पानी का, एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट ऑफ वाटर तो वही डिस्प्लेस होगा जो हमारा इक्वल है उसके वुडन ब्लॉक के वजन के, तो वी गेट द वॉल्यूम एज 14.625, सिंपल है, ठीक है। हाँ, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। देखो पोजीशन ऑफ सेंटर प्रेशर मैंने जैसे तुमको बताया, उसकी डेफिनेशन देखो क्या, अभी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है उसका, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ, सॉरी प्रेशर नहीं है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायोन्सी, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या बोल रहा है, ये क्या होता है, इट विल बी इक्वल टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। तो जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसकी सीजी पे होगा, तो हमको क्या करना है, फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ है उसका सीजी निकालनी है कैसे ना कैसे करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने कैसे किया है, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। कुछ दो तीन चीजें याद रखनी है, एक तो देखो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू वेट ऑफ वुडन ब्लॉक, एंड वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इज इन वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। ये सब अपने इक्विलिब्रियम केसेस के लिए होता है, ठीक है ना, कोई चीज फ्लोट कर रही है तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ योर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक क्या है हमारे पास, क्योंकि अभी हमारा जो वुडन ब्लॉक है वो कुछ डूबा हुआ है एच तक, हमें पता नहीं है कितना डूबा हुआ, ठीक है ना। तो ये जितना डूबा है उतना वॉल्यूम जो भी होगा डिस्प्लेस, उसका सीजी हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हमको ये एच निकालना है, ठीक है। तो मैंने उसको एच को अननोन रख दिया, दैट इज विड्थ, और डेप्थ तो रखी, दैट इज लेंथ तो रखी, सॉरी डेप्थ को मैंने अननोन रख दिया। और ये किसके इक्वल है, ये वेट ऑफ वाटर के जो सॉरी जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ उसके इक्वल है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस अपन ने निकाला है 14.625,
तो इसको हमने 14.65 के इक्वल रख दिया और h इज इक्वल टू उसको सॉल्व किया तो आया 0.975। ध्यान रखना ये h की वैल्यू आई है, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है ना, ये इतना जो शेडेड पोर्शन है इसकी पूरी डेप्थ आई है यहाँ से लेके यहाँ तक, पर जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो इसके सेंटर पे होगा, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में कहा। तो इसका सेंटर मतलब इसका हाफ, तो हम इसको हाफ कर देंगे, तो इसका हाफ आ रहा है 0.4875, ठीक है ना, क्या आ रहा है 0.4875। So this is how you can calculate both the things, that is your center of buoyancy also and the volume of water display। ठीक है, आपको 2-3 चीजें समझ के याद रखना, एक तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू वेट ऑफ वुडन ब्लॉक, एक योर वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर इज इक्वल टू योर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। सारी चीजें लगभग सेम ही हो जाएगी, ठीक है, और आंसर आपके पास आ जाएगा। ऐसे करना, ये क्वेश्चन आए बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनको करना। और आगे न्यूमेरिकल से है, ये थोड़ा टिपिकल न्यूमेरिकल, ये वाला मत करना, दूसरा वाला मैं तुमको बाद में कराता हूँ, ठीक है, अभी मेरे पास वो है नहीं किताब। ओ अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, दैट इज द मेटा सेंटर। ओके, व्हाट मेटा सेंटर इज गोइंग टू बी, और ये होता क्या है, ठीक है। चलो क्या लिख रखा है इन लोगों ने, ये लोग बोल रहे हैं इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग व्हेन द बॉडी इज टिल्टेड बाय अ स्मॉल एंगल। ये बोल रहा है कि अगर एक बॉडी को आपने थोड़ा सा टिल्ट दिया, जैसे आप नीचे एक डायग्राम में देख सकते हो, ये एक बॉडी है वाटर के अंदर पड़ी हुई है, अगर आप उसको टिल्ट देते हो मतलब इस तरफ एक फोर्स दे रहे हो तो ये टिल्ट हो रही है, ठीक है ना। तो एक वो पॉइंट जिसके अलोंग ये ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि किसी एक पॉइंट के अलोंग ये टू एंड फ्रो मूव करने लग जाए, ठीक है, या पूरी तरीके से मूव कर जाए, उसको हम लोग मेटा सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो the meta center can also be defined as the point at which the line of action of force of buoyancy will meet the normal axis of body when the body is given a small angular displacement। ये इस डेफिनेशन को समझने के लिए डायग्राम देखना पड़ेगा। देखो ये बॉडी हमारे पास, इस बॉडी का कहीं पे ये हमारा जी है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और उसके नीचे हमारा कहीं सेंटर ऑफ बायोन्सी है, दैट इज बायोन्सी का फोर्स लग रहा है नीचे। बायोन्सी का फोर्स हाल फिलहाल केस में अभी यही मान के चलना नीचे ही होगा, नीचे इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आधा डूबा हुआ है, ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या है हमारे पास नीचे। अब अगर मैं बॉडी को टिल्ट करता हूँ, ठीक है, तो जो जी से फोर्स लगना है डब्ल्यू, दैट इज पूरी बॉडी का, वो तो नीचे की तरफ लगेगा, पर जो बायोन्सी है ना वो शिफ्ट हो जाएगी राइट की तरफ। बायोन्सी राइट की तरफ इसलिए शिफ्ट होगी क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस है वो चेंज हो चुका, ठीक है ना। पहले तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या था, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर देखूं तो ये सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर जो था वो ये शेडेड पोर्शन था, एक रेक्टेंगल था, किसी चीज के सेंटर में थी, सिंपल एज दैट। बट अब की बार क्योंकि डिस्प्लेस हो गया है तो हमारा पूरा जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो गया, दैट मींस द बायोन्सी विल चेंज टू अ न्यू लोकेशन, वो एक नई जगह पे शिफ्ट हो जाएगी। मान के चलते वो बी से इधर B1 पे शिफ्ट हो गई, और ये फोर्स लगेगा नीचे से ऊपर की तरफ, और ये लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या होता है, सारा मास लगता है, ग्रेविटी लगती है। तो अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा तो वो कहीं ऊपर जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हमारी बॉडी की भी एक नॉर्मल एक्सिस होती है जो स्ट्रेट चलती है ऊपर से लेकर नीचे तक, और इस केस में भी वो ऐसी की ऐसी होगी, ठीक है। ये दोनों लाइनें जहां एक दूसरे को कट करेगी उसको अपन लोग बोलते हैं मेटा सेंटर, ठीक है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मेटा सेंटर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारी न्यू बायोन्ड लाइन वाली एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे ये जो कट पॉइंट है इसको अपन लोग बोलते हैं एम, दैट इज मेटा सेंटर। इस पॉइंट के अलोंग ये बॉडी ऑसिलेट हो सकती है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स कि क्या ये बॉडी ऑसिलेट करती रहेगी या रुक जाएगी या बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, या आगे कुछ फैक्टर्स में डिपेंड करता है, ठीक है, वो अभी अपन एक एक करके देखते हैं, वेट कर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यहाँ पे इन्होंने जो मैंने तुमको समझाया वो पूरा यहाँ पे इन लोगों ने लिख रखा है कि वो शिफ्ट हो जाएगी राइट में, है ना, और B1 लेट से न्यू बायोन्सी है हमारे पास, और जो लाइन कट करेगी दैट मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर की दो डेफिनेशन होगी, एक डेफिनेशन तो होगी ये वो पॉइंट होगा जिसके अलोंग अगर किसी बॉडी को मैं ऑसिलेशन दूं तो वो ऑसिलेट, अगर धक्का दूं तो वो ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, या टिल्ट करूं तो वो ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, और नहीं तो ये वो पॉइंट है जहां पे हमारी लाइन नॉर्मल एक्सिस लाइन ऑफ बायोन्सी को, या यू कैन से द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ बायोन्सी को इंटरसेप्ट करेगी, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, मेटा सेंटर होगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, नाउ कम्स द मेटासेंट्रिक हाइट। अब मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है, मेटा सेंटर तो पढ़ लिया हमने, तो मेटासेंट्रिक हाइट को जी भी कहते हैं, ठीक है, और इसमें नाम में ही पता लग रहा है एम जी मतलब डिस्टेंस ऑफ एम एंड जी, एम और जी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है, तो डिस्टेंस बिटवीन द मेटा सेंटर ऑफ फ्लोटिंग बॉडी
एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज नोन एज मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है, तो मेटासेंट्रिक हाइट और हमारा जो सीजी के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज वो हमारा कहलाएगा मेटासेंट्रिक हाइट। इस केस में अगर अपन लोग देखें तो हमारे पास जी ये रहा और एम ये रहा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इनके बीच का दैट विल बी नोन एज मेटासेंट्रिक हाइट। सर मेटासेंट्रिक हाइट की क्या जरूरत पड़ जाती है, अभी बता दो क्या जरूरत पड़ती है। नाउ कम्स देयर डेरिवेशन। ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, डेरिवेशन तुमको बाद में करूँगा। पर इसका एक फार्मूला है दैट यू नीड टू रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है वो फार्मूला, एंड दैट फार्मूला इज metacentric will be given by the metacentric height is given by I upon ये जो उल्टा v है it is the volume minus bg। bg is the distance between your buoyancy and the gravity। ठीक है, center of gravity is bg। और जो तुम्हारा ये उल्टा v है it is known as volume of body submerged in water। volume of body submerged in water। ठीक है, जो भी बॉडी आपकी सबमर्ज है पानी के अंदर उसका वॉल्यूम। ठीक है, और यू कैन से वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, है ना, तो जितना हिस्सा डूबा हुआ है वो होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। इसका डेरिवेशन मैं तुमको कल करवा दूंगा, ठीक है ना, नॉट नीड टू वरी अबाउट इट, सॉरी, पर इसको याद रखना। ठीक है, दिस वाज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू नो। इस पे एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है शायद इन लोगों ने, मुझे लगता है, एक सेकंड, हाँ इस पे न्यूमेरिकल भी है। देन यहाँ पे आई हमारे पास, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सॉरी, अब देखो क्या बोल रहे हैं, a rectangular pontoon is 5 मीटर लॉन्ग, एक 5 मीटर लॉन्ग बॉक्स मान लो pontoon, ठीक है, 5 मीटर लॉन्ग हमारे पास एक बॉक्स टाइप है। ठीक है, 3 मीटर वाइड है एंड 1.20 मीटर हाई है। ठीक है, 1.20 मीटर हाई है हमारे पास। नाउ द डेप्थ ऑफ इमर्शन इज 0.80 मीटर इन सी वाटर। ये पानी के अंदर कितना है, 0.8 मीटर हमारे पास क्या है, डूबा हुआ। 0.8 मीटर हमारे पास क्या है, डूबा हुआ। एक सेकंड, हैंग हो गया, आ गया। 0.8 मीटर क्या है, ये पानी के अंदर डूबा हुआ है। ओके, गुड टू गो। If the center of gravity is 0.6 मीटर above the bottom of the pontoon, अगर नीचे से 0.6 मीटर ऊपर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो जूम करता हूं, यहाँ आप देख सकते हो नीचे से 0.6 मीटर क्या है उसका जी है। है तो डिटरमाइन द मेटासेंट्रिक और डेंसिटी ऑफ सी वाटर दे रखा 102। ठीक है, और निकालना आसान है क्योंकि हमको जैसे वैसे मेटासेंट्रिक निकालना, तुमको आई निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकालना और बीजी निकालना। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। डायमेंशन हमारे पास है 5/3/1.20 यहाँ दे रखी पहली लाइन में, और डेप्थ ऑफ इमर्शन 0.8 मीटर दे रखा। ठीक है ना, पहला हमारे यहाँ पे मोटो रहेगा बीजी को निकालना। ठीक है, तो डिस्टेंस ए जी दैट इज यहाँ बॉटम से लेके जी तक की जो डिस्टेंस है वो ए जी कितनी है, 0.6 मीटर। क्या है ये, सी जी की डिस्टेंस है जो दे रखी है। नाउ ए बी हमारे पास ये, ठीक है, दैट इज ए से लेके सेंटर ऑफ बायोन्सी तक की डिस्टेंस। अब सेंटर ऑफ बायोन्सी तक की डिस्टेंस क्या होगी, 0.8 का आधा। क्यों, क्योंकि हमारा जो बॉक्स जो फ्लूइड डिस्प्लेस है वो इतना ही डिस्प्लेस है जहां पे मैंने बॉक्स बनाया 0.8 पे। ठीक है, तो इस 0.8 के अंदर हमारे पास क्या है, 0.8 का हाफ करेंगे तो हमको वहां पे बी मिल जाएगा। तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास अराउंड 0.4, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास है। नाउ मेटासेंट्रिक हमको अगर जीएम के इस फॉर्मूले से निकालना है तो वी आर हैविंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू नीड टू फाइंड ए आई दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल BD क्यूब बाय 12 से निकल जाएगा। तो ये हो गया बी, है ना, और डी हमारे पास 3 मीटर का ये हो गया। ठीक है, ध्यान रखना इसमें इस एक्सिस के अलॉन्ग होता है, वाई के अलॉन्ग। ठीक है, तो दैट्स वाई हमारा बी ये हो जाता है और डी ये हो जाता है। आप इसको और क्लियरली समझोगे अगर आप मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है ना, तो हमारा हो जाएगा दैट इज BD क्यूब बाय 12। ना वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज इन वाटर, इतना जो बॉडी है वो पानी के अंदर सबमर्ज है, तो क्योंकि हमारे पास 0.8 सबमर्जेंस की वैल्यू है, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 3 × 5 × 0.8, तो 3 × 0.8 × 5, तो वी विल हैव 12 मीटर क्यूब। ये भी निकल गया, दोनों चीजें निकल गई हमारी। बीजी निकालनी तो बीजी हम निकल जाएगा हमारे पास। बीजी का होगा एजी माइनस एबी, एजी माइनस एबी, यू कैन इजीली शॉर्ट आउट, यहाँ से शॉर्ट आउट कर सकते हो। बीजी निकालना है तो टोटल एजी में से आप इस एबी को माइनस कर दो, और दोनों की वैल्यू हमारे पास, एजी की वैल्यू 0.6 है और एबी की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 0.4। ठीक है, ये 0.4 माइनस करेंगे तो विल गेट 0.2, सिंपल इसमें कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 0.7375। ठीक है, तो ये जो बीजी होता है आपका और जो मेटासेंट्रिक हाइट होता है ना, जो हम लोग निकाल रहे हैं दैट इज जीएम, ये सारी चीजें ना बहुत जरूरी होती है किसी बॉडी के ऑसिलेशन के अंदर। कोई भी अगर आप शिप डिजाइन कर रहे हो या कोई भी एक ऐसी बॉडी डिजाइन कर रहे हो जो पानी के अंदर रहने वाली है, तो वो कितनी ऑसिलेट करेगी, उसके लिए हम लोग उसकी मेटासेंट्रिक हाइट को फिक्स करते हैं। ठीक है ना, और मेटासेंट्रिक हाइट
जितनी ज्यादा पास में रहती है वो चीज उतनी ज्यादा ऑसिलेट करती है, जितनी ज्यादा दूर रहती है वो उतनी कम ऑसिलेट करती है, पर वो उतनी जल्दी गिर भी सकती है, ठीक है ना, मतलब इसके ऐसे उल्टे सीधे चांसेस होते हैं हमारे पास। तो ये जो मेटासेंट्रिक हाइट है ये बहुत की रोल प्लेस करती है, ठीक है। मैं तुमको इसकी एक रेंज शेयर कर ना। फ्लोटिंग बॉडीज क्या होती है, जिनका कुछ हिस्सा क्या होता है बाहर होता है वाटर के, और कुछ हिस्सा क्या होगा फ्लूइड या जो वाटर जो भी उसके अंदर होता है। सबमर्ज में वो चीज पूरी की पूरी डूबी हुई होगी पानी, ठीक है। उनकी कुछ इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब सर, इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब अगर आपने उनको छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया तो वो घूमेंगे नहीं, फिर से अपनी जगह पे आ जाएगी, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। मतलब उसमें अलग अलग कंडीशंस हो सकती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, अलग अलग तरीके, वो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अपन लोग सबमर्ज बॉडी के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे अपन लोग सबसे पहले, सबमर्ज बॉडी। या ऊपर एक लाइन लिखी, क्या लिखी है, द सबमर्ज बॉडी और फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर अ स्लाइट डिस्टर्बेंस। अगर अपन किसी भी सबमर्ज या फ्लोटिंग बॉडी को हम अगर धक्का देते हैं तो फिर से अपनी जगह पे आ जाएगी, उससे अपन कहते हैं उसका दैट इज स्टेबल पोजीशन, ठीक है। द रिलेटिव पोजीशन ऑफ जी एंड सेंटर ऑफ बायोसी B1 of the body determines the stability of submerged body. सबमर्ज बॉडी के लिए ध्यान रखना G और B, दैट इज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बायोन्सी विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। G और B1 जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, किसके लिए, सिर्फ सबमर्ज बॉडी। तो अभी हम सबमर्ज बॉडी का देख रहे हैं, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज बॉडी जो डूबी हुई है, ठीक है। अब इसमें कैसे बता रखा है इन लोगों ने, देखना। जैसे यहाँ पे इन लोगों ने एक बलून लिया है जो कि उसमें एयर है, ठीक है, और ये खुद भी क्या है, हवा के अंदर सबमर्ज है। हम लोग भी क्या है, हवा के अंदर सबमर्ज है, डूबे हुए हवा के अंदर। हमारे आसपास क्या हवा एटमॉस्फेयर, तो हम उसके अंदर डूबे हुए हैं एक तरीके से। सो वी आर आल्सो केस ऑफ सबमर्ज। तो इन्होंने यहाँ पे एक बलून लिया है और कहा है कि लेट्स से ये बलून जो है ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, एयर के अंदर सबमर्ज। यहाँ लिख रखा कंसीडर अ बलून व्हिच इज कंप्लीटली सबमर्ज इन द एयर। Let the lower portion of the balloon contains heavier material so that its center of gravity is lower than its center of buoyancy. इसमें जो भी गैस वगैरह होगी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से हो सकता है थोड़ा नीचे की तरफ हो, हेवियर मटेरियल नीचे की तरफ हो। तो ये बोल रहा है कि उसकी जो जी होगी वो नीचे होगी और जो बायोन्सी होगी बी वो ऊपर की तरफ, ठीक है ना। लेट द वेट ऑफ बलून इज W, ठीक है, जो उसका वेट W है तो जी से W लगेगा, ठीक है, वर्टिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, while the buoyant force FB is acting vertically up through this B point, इस ये बायोन्सी वाला पॉइंट से ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। अगर अपन को इक्विलिब्रियम चाहिए, मतलब अगर मैं इसको टिल्ट करूं और ये टिल्ट ना हो अपनी जगह पे फिर से आ जाए, तो मेरे को ये दोनों फोर्सेस इक्वल चाहिए, दैट इज W must have to be equal to FB ताकि वो स्टेबल रहे। Now, if the body is given an angular displacement in clockwise direction, let's say clockwise direction में अपन उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, then W and FB constitute a couple. ये वो क्या करेंगे, कपल बनाएंगे, कपल इन द सेंस एक मूवमेंट बनाएंगे, मूवमेंट जनरेट करें, ठीक है। तो उस मूवमेंट पे क्या होगा, इसको रोटेशन मिल सकता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूट अ कपल एक्टिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वो क्या करेंगे, ये दोनों कपल देखो अब ये नीचे लग रहा है और ये ऊपर लग रहा है और हमने धक्का इधर दिया है, तो ये क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज इधर ले जाने की कोशिश करें, ठीक है। दैट मींस दे आर मेकिंग इट स्टेबल कंडीशन, ठीक है। Thus the balloon in position showed by 4.12 A is in a stable equilibrium. इसका मतलब कि अगर ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं हमारे, B ऊपर रहता है और G नीचे रहता है, तो that body will be in stable equilibrium, वो stable equilibrium में कहलाएगी। पर लेट्स से ऐसा नहीं होता, ठीक है, लेट्स से हमारा बलून उल्टा है, ठीक है, या उसी बलून को हमने उल्टा कर दिया, हैवियर मास दैट इज G ऊपर है और B नीचे। इस केस में क्या होगा, जब हम उसको टिल्ट करेंगे तो क्या हो रहा है, B इस तरफ से लग रहा है और W इस तरफ से लग रहा है, मतलब मूवमेंट कैसा लग रहा है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने टिल्टिंग दी है, तो ये घूमता रह जाएगा, ये बार बार ऑसिलेट होगा, ठीक है। तो B और G क्या करेंगे, वो खुद ही उसको क्या कर लेंगे, रोटेट करवाने लग जाएंगे। सो अगर बायोन्सी ऊपर है G के रिलेशन में, तो दैट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर सबमर्ज बॉडीज, और अगर B नीचे है G से, तो दैट विल बी द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर सबमर्ज बॉडीज। ये सिर्फ सबमर्ज बॉडीज के लिए है, याद रखना, ठीक है। और लास्ट आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम दोनों एक ही जगह पे होते हैं, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, एक ही जगह पे, वो तो कोई जगह वो वहीं की वहीं रहेगी, कुछ हिलना करने वाली है, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में याद रखना सेंटर ऑफ बायोन्सी ऊपर होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है, और तो इसका जस्ट उल्टा होता है हमारा अनस्टेबल, ठीक है, इसको याद। सिमिलरली अब अपन देख लेते हैं फटाफट, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो क्या होगा, ध्यान रखना, जब बॉडी फ्लोट करती है तो मेटा सेंटर की जो पोजीशन होती है वो डिटरमाइन करेगी कि बॉडी स्टेबल है अनस्टेबल है क्या। इसमें भी देख लेते हैं, लेट्स से जैसे ये फर्स्ट हमारा बॉक्स है,
इसका ये हमारे पास G है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और हमारे पास यहाँ पे कहीं F भी है। लेट्स से मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया इस तरफ, ठीक है, तो जो मेरा B है वो शिफ्ट हो गया B1 पे, और जो W है वो तो वहीं से लगेगा जहां से लगना है, दैट इज वेट ऑफ बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ से क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज अपन ने मूवमेंट दिया है, और यहाँ से W नीचे लग रहा है और यहाँ से बायोंट फोर्स ऊपर लग रहा है, ये एक एंटी क्लॉकवाइज कपल बना रहे हैं, मतलब जो फोर्स दिया है उसके अपोजिट में ये लोग फोर्स लगा रहे हैं, दैट मींस इट इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जब मेटा सेंटर अगर ऊपर आ जाए, ठीक है, जब मेटा सेंटर हमारा ऊपर आ जाए G के, तो देन दैट विल बी द केस ऑफ योर व्हाट, स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर ओनली द फ्लोटिंग बॉडीज, ठीक है। सिमिलरली दूसरे केस में देखते हैं G आए B आए और हमने इसको मोड़ा और लेट से M नीचे आ गया गलती से, या बायोंसी बहुत कम शिफ्ट हुई या ज्यादा शिफ्ट हो गई बायोंसी, ठीक है, तो G नीचे आ जाएगा। इस केस में क्या होगा, ये फोर्स जो है वो हमारा इस तरफ लग रहा है, मतलब ये थोड़ा नीचे की तरफ लग रहा है और ये इधर लग रहा है, तो यहाँ पे हमारा मूवमेंट जो बन रहा है ये वो मूवमेंट होगा जो हमारे डिफॉर्मेशन जो हमने धक्का दिया उसकी डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक है। तो जब हमारा मेटा सेंटर होता है वो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे आ जाए, तो देन दैट विल बी द केस ऑफ अनस्टेबल, ठीक है, और अगर दोनों साथ में आ जाते हैं तो दैट विल बी न्यूट्रल, ठीक है। ये दोनों केस बहुत पूछे जाते हैं दोनों एग्जाम्स में, ठीक है ना, इनको समझ लेना, याद कर लेना, है ना। तो अगर मेटा सेंटर ऊपर है, सॉरी G से, तो दैट विल बी द स्टेबल, नीचे है G से मेटा सेंटर, दैट विल बी अनस्टेबल, और ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग के केस में, ठीक है, जो चीज तैर रही है उसमें। और अगर कोई चीज डूबी हुई है, दैट इज सबमर्ज है, उस केस में हम B और G का देखते हैं, अगर B ऊपर है G से तो वो स्टेबल है, और अगर B नीचे है G से तो वो अनस्टेबल, सिंपल है, ठीक है। इनको पढ़ना और समझना, नहीं हो तो फिर मुझे बता, ठीक है। चलो आज के लिए काफी है। पूनम आ गई है, पूनम मेरी आवाज आ रही है क्या? पूनम आवाज आ रही है मेरी? पूनम मोबाइल छोड़ के भाग गई है, मेरे को लग रहा है। आज इसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी है, आज इसकी अटेंडेंस नहीं लगनी चाहिए। हाँ अर्जेंट लगाऊंगा इस पूनम को, बोलना उसे 10 12 के परसेंटेज बताया मुझे। तुमको किसी को याद है इसके फर्स्ट सेम में कितने बने थे? फर्स्ट सेम में 7 पॉइंट कुछ ऐसा था। पास थी मतलब? हाँ और क्लियर। हाँ सर मैं पास हूँ। कहाँ थे इतनी देर तक? मैं आवाज दे रहा था कब से। यही थी सर मैं। तो क्या शर्मा रहे थे यूं? नहीं नहीं, गीले हाथ थे ना इसलिए। 10th के परसेंटेज बताओ तुम्हारा। 10th के? हाँ। 79। और 12th के? 77.40। ठीक है, और अभी कितना बना है फर्स्ट सेम में? 7.4। ठीक है, गुड, ओके। चलो कल मिलते हैं, ये डाटा मेरे को एक्चुअली चाहिए डिपार्टमेंट के लिए, इसलिए मांग रहा था। चलो बाय।